हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सलीम की ट्यूटोरियल्स पे। आज बात करेंगे हम मॉडल आंसर पेपर ऑफ मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की। ये एग्ज़ाम जो है जनवरी 2023 में हुआ था, सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो ये एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं ये मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में क्या क्या पूछा है। देखो, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में पहले यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में आपको यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 1 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 1 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिट 2 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो और बीच में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए बी या एक सॉल्व करे या क्वेश्चन नंबर 2 ए बी ये सॉल्व करे। ऐसा मत सॉल्व करो कि इसको सॉल्व किया है और इसको सॉल्व किया है, ऐसे मत करना। इससे क्या होगा, आपको जिसमें मैक्सिमम मार्क्स मिले वही मिलेंगे। ठीक है, तो एक कोई ना कोई तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो या ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 पे आते हैं और ये यूनिट नंबर 2 पे अगर आप देखा आपने तो ये यूनिट नंबर 2 पे 4 क्वेश्चन जो है वो एसएफडी बीएमडी के ऊपर है। तो यहाँ पे सिंपल देख लो, कैंटिलीवर बीम एक दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम यूडीएल वाला दिया है, यहाँ पे एक नॉर्मल लोड दिया है और यहाँ पे लोडिंग डायग्राम निकालना होता है एसएफडी के जगह। मतलब यहाँ पे बीएमडी भी पूछा है और लोडिंग डायग्राम भी पूछा है। तो इन सारों का सोल्यूशन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये मॉडल आंसर पेपर ये खुद मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया और इसी को फॉलो करके आप मैक्सिमम मार्क्स आप आने वाले इन सेम में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम का सोल्यूशन है। तो ये ऑलरेडी एक डायग्राम दी है, इसमें ये वाला मेंबर अलग अलग है, मतलब मेंबर के डायमीटर जो है वो अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे 60 mm, 80 mm, 100 mm। ठीक है, और ये मेंबर क्या हुआ है, कॉम्पोजिट मेंबर में आता है या कंपाउंड मेंबर में आता है। तो यहाँ पे तीनों मेंबर क्या हुआ है, एक में को कनेक्ट किए हैं और इन तीनों मेंबर का टोटल एलोंगेशन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे आता है आप देख लो फिर से कि ये एग्ज़ाम है। इस तरह से एग्जाम्पल आता है कि पूरा का पूरा ये डायग्राम दिया होता है और पूछा गया है कि डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार, और यहाँ पे E = 210 GPa। अब GPa होता है गीगा पास्कल, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने यहाँ मॉडल आंसर पेपर के ऊपर कन्वर्ट किया है को E को पहले आपको क्या करो, कन्वर्ट करो, बस उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो। कितने को, 10⁻3। अगर MPa आता है तो एज इट इज़ रख दो। 1 MPa का मतलब होता है 1 Nm²। ओके, तो इसको याद रखना, कन्वर्जन में गलती मत करना। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें दी होती है लिखो, D1 दिया है, D2 दिया है, D3। डायग्राम में 60 mm फाई दिया है, तो फाई का मतलब होता है डायमीटर। ठीक है, ये L1 L2 L3 दिया होता है जितने भी लोड्स है। अब यहाँ पे ये कंपाउंड मेंबर है तो यहाँ पे 60 20 20 60 इस तरह का लोड दिया गया होता है। तो इसको हमें क्या करना होता है, स्प्लिट अप करके Δ1 मतलब चेंज इन लिंक फॉर फर्स्ट मेंबर, Δ2 चेंज इन लिंक फॉर सेकंड मेंबर और Δ3 चेंज इन लिंक फॉर थर्ड मेंबर। ये पूरों का निकाल के क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है किसके लिए, टोटल एलोंगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोड अप्लाई किया है तो सबसे पहले आप क्या करें, ये अच्छे से लिख ले। उसके बाद में एरिया निकाले। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, π/4 d²। एज इट इज जितने भी एरिया है उतने निकालो। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मेंबर्स 1 2 3, जितने भी मेंबर्स दिए हैं उनको स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के बाद आपको क्या करना होता है, रिजॉल्व करने होते हैं कि कौन से मेंबर के ऊपर कौन सा लोड आया है। जैसे कि मैंने कहा कि Δ1 Δ2 Δ3, तो इस हर एक मेंबर के ऊपर लोड 1 लोड 2 और लोड 3 मतलब P1 P2 P3 की वैल्यू आपको निकालनी होती है हर एक मेंबर की। तो स्प्लिट किया, तो स्प्लिट करने के बाद अब कैलकुलेशन कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन करना है, तो अगर यहाँ पे आपने देखा होगा कि स्प्लिट किया हुआ मेंबर है, तो ये वाला 60 जो है एज इट इज़ हमने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सेक्शन लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया है सेक्शन 1 लिया, तो सेक्शन 1 के लेफ़्ट साइड में जो भी लोड है, ठीक है, उनको क्या करो, एक को पॉजिटिव राइट हैंड होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड होगा तो नेगेटिव। अब ये 60 किलोन्यूटन वाला लोड क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस आया। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का इस्तेमाल अच्छे से करना है, तभी जाके आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, राइट साइड वाले, मतलब इस मेंबर के ऊपर राइट हैंड साइड वाला लोड क्या आएगा। ठीक है, तो अगर डायग्रामेटिकली हमने देखा या ऑब्जर्वेशन भी किया तो 60 आना चाहिए, क्योंकि इधर 60 है तो उधर 60 आना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला लोड दिख रहा है आपको, ये वाला लोड लेफ्ट हैंड है तो इसको माइनस कंसिडर करेंगे।
ये वाला लोड राइट हैंड है, इसको प्लस, ये वाला लोड राइट हैंड है प्लस। तो यहाँ पे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम का इस्तेमाल करना है कि राइट हैंड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड वाले नेगेटिव। तो यहाँ पे कितना आया है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे P1 यानी फर्स्ट मेंबर का P1 राइट साइड में क्या आ रहा है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फोर्स क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि ये वाला माइनस आएगा तो यहाँ पे -20, ये वाला +20, ये वाला +60। समझ में आ रहा है। राइट हैंड दिखा पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड दिखा नेगेटिव, इतना करना है आपको। तो ये हो गया। तो आपको जो भी लोड आएगा अगर वो पॉजिटिव आता है तो कंसिडर करें कि उसका डायरेक्शन, वो लोड का डायरेक्शन राइट हैंड साइड में है। अगर वो नेगेटिव आया तो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो यहाँ पे बाय कंडीशंस ये वाला राइट साइड में है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मिडल वाला। तो मिडल वाला आपको कैसे करना है कि यहाँ पे एक सेक्शन लेना है। तो यहाँ पे इस साइड में कितने लोड आ रहे हैं, प्लस यहाँ पे 2 लोड आ रहे हैं। कौन कौन से लोड आ रहे हैं, एक राइट हैंड से ये वाला और ये वाला, मतलब दोनों भी लेफ्ट हैंड वाले हैं। तो माइनस कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, -60 -20, तो ये कितना आएगा -80। मतलब इस मेंबर का लेफ्ट हैंड वाला लोड क्या आएगा 80, मतलब एरो क्या आएगा इस तरह से। ओके। अब राइट हैंड साइड में अगर हमने कंसिडर किया, एक मिनट, अभी राइट हैंड में यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे कितने लोड हैं, ये वाला एक लोड है, ये वाला एक लोड है, ठीक है। राइट हैंड वाले हैं तो हम क्या करेंगे +20 +60, तो यहाँ पे क्या होगा +80। और +80 वाला साइन किधर रहेगा, इस डायरेक्शन। मतलब इस तरह से हमने इसका कैलकुलेशन किया। आई बात समझ में। अब लास्ट मेंबर का अगर हमें रिजॉल्व करना है तो सेक्शन कहाँ लिया हमने, इसके बीच में ले लिया। सेक्शन कहाँ ले लिया हमने, यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड वाले कितने लोड है 60 20, और यहाँ पे क्या होगा 20। तो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे आएगा -60 -20 और +20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन किया तो लास्ट में हमें क्या आएगा -60 आएगा। तो और इस लोड का एरो किधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये वाला एरो इस साइड में आया है और लास्ट में ये वाला एरो तो इस साइड में ही है, तो डायरेक्टली ये वाला एरो इस साइड में आएगा। तो इस तरह से आपको पहले ये प्रोसेस फॉलो करनी है। और जो भी आता है, तो जो भी P1 अगर लोड पॉजिटिव आ गया तो वो होता है टेंसाइल, और नेगेटिव आ गया तो समझ लेना कि कॉम्प्रेसिव। समझ में आया। तो यहाँ पे तीनों फोर्सेस जो है टेंसाइल 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 ये आए हैं। तो सारे फोर्सेस क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं। तो कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, टोटल इलोंगेशन। तो हर एक टोटल इलोंगेशन में क्या किया, ΔL1 ΔL2 ΔL3, इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूला क्या है, PL/AE। P का मतलब होता है लोड, L मतलब लेंथ, A मतलब एरिया, E मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें दी है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, P की जगह पे क्या करना है, सिर्फ P1, L1 की जगह L की जगह L1, अगर ΔL1 निकालना है A1E। E तो क्या है, कॉमन है, क्योंकि वो पूरा का पूरा पूरे मेंबर का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक ही दिया है। कई कई एग्जाम्पल में क्या होता है E1 E2 E3 भी दिया जाता है, ठीक है। मान लो ब्रास एल्यूमिनियम दिया तो ब्रास का E⁻B, एल्यूमिनियम का E⁻AL ये दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ये वाला चीज़ देखा अपने टोटल एलोंगेशन, हर एक एलोंगेशन को ऐड करना है आपको, ΔL1 + ΔL2 + ΔL3 जितने भी आपको दिख रहे हैं P1 L1 ये दिखना है। अब इस चीज़ में कॉमन क्या है, 1/E एज इट इज़ अंदर रखेंगे और उसके बाद में जितने भी वैल्यूज़ है यहाँ पे कैलकुलेशन में ले लेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन में लेने के लिए हमने क्या किया था, 210 को क्या किया था, इंटू 10⁻³ कर दिया था। लेकिन कैलकुलेशन में अगर हमने सारे के सारे वैल्यू, यह वाला 60 किलो न्यूटन है, 80 किलो न्यूटन है, 60 किलो न्यूटन है, एज इट इज़ अगर हमने 60 रख दिया, ठीक है, एज इट इज़ हमने 60 रख दिया, तो यहाँ पे 210 को भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं आती। तो याद रखें, एक तो आपको क्या करना है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, या अगर करना नहीं है तो एज इट इज़ वही वैल्यूज़ रख दो। याद रखो, अगर किया तो आपको 210 को कितना 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। अगर किलो न्यूटन ही एज इट इज़ रख दिया आपने तो एज इट इज़ 210 ही कंसिडर करना है, ठीक है। इसको कैलकुलेशन में ले लो और क्या करो, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 0.115 mm ये हमारा टोटल इलोंगेशन लेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड, देखो 8 मार्क यहीं पे मिल जाएंगे। तो स्टेप्स अच्छे से फॉलो करो और 8 मार्क ले लो।
अब सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है, ठीक है। ये एग्जांपल है, अ स्टील बार ऑफ 20 mm डायमीटर 1 मीटर लॉन्ग इज हीटेड थ्रू 40 डिग्री। 40 डिग्री है मतलब राइज इन टेम्परेचर 40 डिग्री। स्ट्रेस डेवलप्ड एट इट क्लैम्प्ड बिफोर हीटिंग, हीटिंग होने से पहले क्या किया है, क्लैम्प किया है। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड नेचर, जब ये मैग्नीट्यूड का वाला वर्ड आता है तो याद रखना कि यहाँ पे आपको वैल्यू पूछी है, मतलब आपको स्ट्रेस की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड स्ट्रेस की वैल्यू होती है, और नेचर, नेचर क्या होता है, एक तो नेचर कॉम्प्रेसिव होगा, ठीक है, या टेंसाइल होगा, याद रखें। तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि शॉर्टकट क्या है। अगर आपको राइज इन टेम्परेचर दिया, ठीक है, या कोई मेंबर एक्सपांड हो रहा है राइज इन टेम्परेचर की वजह से, तो नेचर ऑफ वो पर्टिकुलर स्ट्रेस का नेचर रहेगा कॉम्प्रेसिव, आंख बंद करके ही लिखना कॉम्प्रेसिव। और फॉल इन टेम्परेचर रहेगा मतलब कूल हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो वहाँ पे नेचर ऑफ स्ट्रेस रहेगा टेंसाइल, ठीक है, ये याद रखना। तो ये नेचर वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। तो जो भी दिया गया है, अब यहाँ पे इफ क्लैम्प्स डू नॉट यील्ड, मतलब डू नॉट यील्ड का मतलब होता है कि ये एक पर्टिकुलर थिंग है, ये मेंबर है, एक कंडीशन क्या होती है, इट यील्ड्स, और एक डू नॉट यील्ड्स, मतलब यहाँ पे कोई यील्डिंग नहीं हो रहा, मतलब चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक कंडीशन क्या होती है, इस तरह का गैप है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कुछ दिया तो 1 mm लिखा तो यील्ड बाय 1 mm होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कौन सा होगा, यील्ड, इट यील्ड होगा, मतलब यील्ड का मतलब है फिक्स। अगर कोई वर्ड आता है यील्ड वाला तो फिक्स, अगर यील्ड बाय 1 mm आता है तो क्या होगा 1 mm, डू नॉट यील्ड आता है तो फिक्स्ड है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ से अच्छे से लिख लो। यहाँ पे 20 mm का डायमीटर दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ को mm में कन्वर्ट करना है, राइज इन टेम्परेचर दिया है, अल्फ़ा दिया है, पर डिग्री सेंटीग्रेड जब आता है तो समझ लेना कि वो अल्फ़ा है, और ई को 210 एज इट इज़ वहाँ पे हमने 10⁻³ मल्टीप्लाई किया है। तो ये वाला एग्जाम्पल किस तरह से सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये वाला पूछा क्या गया है, मैग्नीट्यूड, नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो सबसे पहले डायमीटर दिया है, डायमीटर से एरिया फाइंड आउट कर लेना, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लिया। टेम्परेचर स्ट्रेस को निकालना, टेम्परेचर स्ट्रेन को निकालना, अल्फ़ा टी का फॉर्मूला है एज इट इज़ लिख लो, अल्फ़ा दिया है, टेम्परेचर दिया है, लिख लिया, और स्ट्रेन को यूनिट नहीं होता तो स्ट्रेनलेस होगा वो। उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर स्ट्रेस की वैल्यू, फॉर्मूला क्या है, ई इंटू ई टी, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेस यानी टेम्परेचर स्ट्रेन, फॉर्मूला दिया है, बस उसको पुटअप करना है आपको और कैलकुलेशन करना है, हो गया। और यहाँ पे क्या लिखना है, टेम्परेचर राइजेस एक्सपांशन विल बी हैपन, एक्सपांशन होने वाला है, और नेचर ऑफ स्ट्रेस वहाँ पे क्या होगा, कॉम्प्रेसिव, हो गया। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स हैं, देखो इतना ही है, और आपको ये 7 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल करके जाना। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A। अब ये पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है, अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 500 mm इट्स सब्जेक्टेड टू एन एक्शियल पुल ऑफ 25 kN। एक्शियल पुल दिया गया है, मतलब एक डायमीटर दिया गया है, ठीक है, एक वायर दी गई स्टील वायर, और यहाँ पे जिसका लेंथ 500 mm है, और एक्शियल पुल दिया गया है। यहाँ पे पुल का मतलब होता है, पुल का मतलब होता है टेंसाइल लोड, ठीक है, पुश का मतलब होता है कॉम्प्रेसिव। जो दिया गया था एज इट इज़ लिख लो। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड मिनिमम डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का मिनिमम डायमीटर यहाँ पे पूछा गया है कितना होगा, सो दैट स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 190 MPa, मतलब स्ट्रेस 190 MPa से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, मतलब स्ट्रेस क्या है, सिग्मा, सिग्मा कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 190, मतलब 190 चलेगा, उसको क्या दिया है MPa, एज इट इज़ क्या होगा 190 Nm²। याद रखना यहाँ पे गलतियाँ होती है, MPa आया तो थोड़ा दिमाग हिल जाता है, तो MPa एज इट इज़ क्या लिखो, Nm², कोई टेंशन नहीं लेना। उसके बाद में यहाँ पे जो दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी डिटरमाइन करने को कहा है, और 2 इफ़ इलोंगेशन इज़ 0.5 mm। अब यहाँ पे इलोंगेशन की वैल्यू दी है 0.5 mm, और यहाँ पे पूछा क्या गया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा गया है, और डी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑलरेडी एक्शियल लोड दिया है, एक्शियल पुल दिया है, स्ट्रेस की वैल्यू भी दी है, तो हमें कंडीशन पहले पता होना चाहिए। हमको पता है स्ट्रेस मतलब क्या, P/A, मतलब एरिया कैसे आएगा, स्ट्रेस इंटू ए, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस इंटू सॉरी एरिया कैसे आएगा,
देखो यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, P अपॉन ए, एरिया कैसे आएगा, P अपॉन स्ट्रेस आएगा। एज इट इज़ यहाँ पे क्या करना है, हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या है, π/4d²। तो एज इट इज़ राइट हैंड साइड वाली सारी वैल्यू दी गई होती है, उसको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ये देखो π/4d² की वैल्यू 131, मतलब एरिया हमारा क्या आया है 131.578 mm², ठीक है। और यहाँ पे d² की वैल्यू, अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है अच्छे से, कैलकुलेटर में सारे वैल्यूज़ अच्छे से पुटअप करना है। यहाँ पे देखो मैंने किस तरह से किया है, इसको ही फॉलो करो। और यहाँ पे आपका मिनिमम डायमीटर मिल गया, मतलब आपका यहाँ पे अगर 8 मार्क का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे आपको 4 मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। अब पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चेंज इन लेंथ दिया है। तो सबसे पहले याद रखना डेल्टा एल का फॉर्मूला चेन PL अपॉन AE का है। तो ये E इधर साइड में लेफ्ट साइड में ले लो, जिस तरह से मैंने ले लिया है। और बाकी क्या है, बस वैल्यूज़ पुटअप करो, कैलकुलेट करो। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी न्यूटन पर mm² पे आएगी, याद रखना। इसको अच्छे से सॉल्व करना। अब ये एग्जाम्पल कितने आया था, अब अगर देखा तो 7 मार्क, कितना ईजी है। तो इस तरह से आप सॉल्व करो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कॉलम के ऊपर, ठीक है। तो कॉलम क्या है, RCC कॉलम है, 500 mm बाय 500 mm, मतलब क्या है, स्क्वायर का शेप का है। इज रेनफोर्स्ड विथ 4 बार्स, कितने बार से, 1 2 3 4, 4 बार से। 25 mm डायमीटर भी दिया है। डिटरमाइन स्ट्रेस इंड्यूस्ड, क्या दिया है, स्ट्रेसेस बोला है, इंड्यूस्ड इन स्टील एंड कॉन्क्रीट। अब यहाँ पे स्ट्रेस इन स्टील एंड स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट ये पूछा गया है। इज सब्जेक्ट टू एन एक्शियल पुल ऑफ, एक्शियल लोड दिया है कितने का, 600 किलो न्यूटन। इसको कन्वर्ट करो न्यूटन में। अब रेशो ऑफ क्या दिया है, रेशो ऑफ दिया है E स्टील अपॉन E कॉन्क्रीट दिया है कितना, 13। इतनी सारी चीज़ें दी गई है। एज इट इज़ क्या करो, गिवन डाटा मैंने यहाँ पे दिया है, इस तरह से एज इट इज़ लिख लो। इसको क्या करो, आप पॉज करके देख के लिख लो। उसके बाद में यहाँ पे टू फाइंड दिया है मैंने, क्या क्या करना है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या किया है, कॉलम दिया है तो कॉलम का एरिया, मतलब यहाँ पे 500 दिया है, यहाँ पे 500। सबसे पहले कॉलम का एरिया निकालो, 500 इंटू 500 ख़त्म। उसके बाद में आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील। 4 बार दिए हैं, ठीक है, और डायमीटर ऑफ बार दिया है π/4 इंटू 25 द स्क्वायर, ठीक है। वो करो, यहाँ पे मैंने किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। एरिया ऑफ स्टील, पहले एरिया ऑफ कंक्रीट, फिर से एरिया ऑफ स्टील, उसके बाद में एरिया ऑफ कंक्रीट। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या आएगा, टोटल एरिया में से एरिया ऑफ स्टील को माइनस करो, आपको एरिया ऑफ कंक्रीट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया आ जाएगा। उसके बाद में स्ट्रेन, स्टेप 2 का क्या मतलब क्या है कि आपको स्ट्रेन रिलेशनशिप पता होनी चाहिए। स्ट्रेन की रिलेशनशिप क्या है कि कोई भी पैरेलल मेंबर अगर रहेगा, ये पैरेलल मेंबर है, ये कॉलम है, ठीक है। कॉलम में क्या होगा, ये स्टील भी है और उसके अंदर कंक्रीट भी है, उसके अंदर क्या है, कंक्रीट भी है, तो ये पैरेलल मेंबर में आएगा। तो इसके ऊपर जो भी लोड आएगा तो उसमें स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेन इन स्टील और स्ट्रेन इन कंक्रीट, इनका रेशो रिलेशन क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनका फॉर्मूला आपको पता है। स्ट्रेन इन स्टील का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन इन स्टील का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E, ठीक है। यहाँ पे अपने दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेस इन स्टील अपॉन स्ट्रेस इन स्टील, ये पता है हमें, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। तो इसको ही कन्वर्ट यहाँ पे किया है, इसको ही कन्वर्ट यहाँ पे किया है। देखो E इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा अपॉन E। तो ये E इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा अपॉन कैपिटल E। मतलब ये स्टील में होगा तो स्टील के लिए होगा तो ये स्टील के लिए भी होगा, ठीक है। अगर ये कंक्रीट के लिए होगा तो ये कंक्रीट के लिए भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब इसको कन्वर्जन करने के बाद ये सिग्मा एस, यहाँ का जो ई एस है इसको क्या किया, इस तरफ ट्रांसफ़र किया, ई एस अपॉन ई सी, क्योंकि हमें ई एस अपॉन ई सी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, हाउ मच, 13, ये वाली वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे दी गई है। तो इसको क्या हुआ, सिग्मा एस इज इक्वल टू 13 इंटू, मतलब सिग्मा सी की वैल्यू, सिग्मा एस की वैल्यू 13 टाइम्स सिग्मा सी है। अब टोटल लोड, ये एक फॉर्मूला याद रखो, जो भी कॉलम के ऊपर लोड आएगा, कौन कौन लेगा, कॉलम के ऊपर लोड जो आएगा, एक तो लोड कंक्रीट लेगा और दूसरा स्टील भी लेगा। मतलब लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट, लोड शेयर्ड बाय स्टील, मतलब टोटल लोड, लोड शेयर्ड बाय कंक्रीट PC, लोड शेयर्ड बाय स्टील मतलब PS।
अब दोनों को थोड़ा क्या करो, इस साइड में ले लो, इस साइड में ले लिया तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी टोटल लोड हमें दिया है 620/3, ठीक है। तो उसको हमने क्या किया, अब ये फॉर्मूला पता है P/A, मतलब P का मतलब क्या होता है, सिग्मा इंटू ए, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया है क्योंकि इसके वैल्यूज़ पता है। अब हमें पता है सिग्मा एस क्या है, 13 सिग्मा सी, मतलब यहाँ पे सिग्मा एस की वैल्यू हम क्या करेंगे, 13 सिग्मा सी लिख लिया, ठीक है। एज इट इज़ सारे वैल्यूज़ हमने पुटअप किए, सॉल्व किया, तो सिग्मा सी हमको मिल जाएगा न्यूटन पर mm² में। अब सिग्मा सी न्यूटन पर mm² मिल गया तो हमें सिग्मा एस भी मिल जाएगा, बस उसको 13 से मल्टीप्लाई करो, हमको सिग्मा एस भी मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, लास्ट में क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील आएगा इतना और स्ट्रेस इन कंक्रीट आएगा इतना, ठीक है। तो ये हमारा ये पार्ट 1 था कि यूनिट नंबर जो भी हमने मैं किया है, ये यूनिट नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो तो यूनिट नंबर 1 15 मार्क्स का आएगा, तो ये 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने दे दिया है। आप बस इन चारों क्वेश्चन को अगर अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यूनिट नंबर 1 में 15 मार्क आपको फाइनली मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।